मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता, उसी का ये अगला भाग है। आज हमने दो छोटे छोटे टॉपिक कवर किए हैं। एक तो ये है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन और दूसरा है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। दोनों टॉपिक को मैंने प्रश्न पूछे जाने के अनुसार ही संगठित किया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन टॉपिक से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में समाज में असमानता विद्यमान थी, स्पष्ट करें, या उन कारकों का उल्लेख करें जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता मौजूद थी। तो इसी तरह से किसी भी प्रकार से सेंटेंस चेंज हो जाए परंतु प्रश्न का अर्थ समान ही रहेगा कि समाज में भिन्नताएं मौजूद थी। इस बात को आपको सिद्ध करना है कि कैसे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा समाज में भिन्नता या असमानता मौजूद थी। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास कौन कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि समाधानों के अध्ययन से पता चलता है कि कुछ समाधान गर्त में सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी, जबकि कुछ में नहीं। शवाधान अर्थात मृतक के शव को दफनाने के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं उसी को शवाधान गर्त कहा जाता है। तो शवाधान या मृतकों के जो दफनाने का स्थल था उसके अध्ययन से ये पता चलता है कि कुछ जगहों पे मृतकों को दफनाने से पूर्व सतह पर में ईंटों से चिनाई की गई थी, जबकि कुछ में नहीं की गई थी। दूसरा है कि कुछ समाधान गर्त में मृदभांड और आभूषण प्राप्त हुए हैं, जबकि कुछ में नहीं प्राप्त हुए। तो मृदभांड या आभूषण प्राप्त होना या नहीं होना, या ईंटों की चिनाई किया जाना या नहीं किया जाना, ये अंतर है और यह अंतर संकेत करता है कि समाज में या तो गरीबी अमीरी रही होगी या फिर मान्यताएं भिन्न भिन्न रही होंगी। कि कुछ लोग यह मानते होंगे कि चिनाई किया जाना चाहिए ईंटों से, या मृतक के साथ कुछ मृदभांड या आभूषण दफनाए जाने चाहिए, और कुछ लोग इस विश्वास को मान्यता नहीं देते होंगे। तो लेकिन जो भी हो, अंतर या भिन्नता साफ साफ दिख रहा है कि कुछ में तो ईंटों से चिनाई की गई और मृदभांड तथा आभूषण दफनाए गए, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं किया गया। दूसरा एक और स्रोत है पुरावस्तु। पुरावस्तुओं के अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि कुछ वस्तुएं आवश्यक उपयोग की थी तथा ये बस्तियों में सभी जगह पाया गया है, जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा इत्यादि। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग प्रायः सभी घरों में होता था और ये प्रायः सभी बस्तियों में पाया भी गया है। तो इसका मतलब है ये कि आवश्यक उपयोग की वस्तु थी, सभी के लिए इस तरह की वस्तुएं जरूरी था और इसलिए यह प्रत्येक बस्ती में पाया गया है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं विलासिता की वस्तु थी जो कीमती होती थी और कुछ ही जगहों से प्राप्त हुई है। इन वस्तुओं में फायांस से बने छोटे पात्र, सोने के आभूषण इत्यादि हैं। तो ये फायांस से बने होते थे और चूँकि इनको बनाने की जो तकनीक थी वो भी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल तकनीक से बनाई गई थी, तो इसके बनाने में खर्च अधिक आते थे। साथ ही फायांस और सोना जो कीमती धातुओं में से माना जाता था जो आसानी से उपलब्ध नहीं था। इसका मतलब है कि इनसे बने जो आभूषण या पात्र होते थे इसका प्रयोग अमीर लोग ही कर पाते थे। इसका मतलब है कि अमीरी और गरीबी मौजूद रही होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समाज में भिन्नता विद्यमान थी। तो बस आपको ये दो पॉइंट्स है, एक समाधान और एक पुरावस्तु, इन्हीं दोनों के हेल्प से हमें सिद्ध करना है कि समाज में भिन्नताएं मौजूद थी। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। इससे जो प्रश्न बनता है वो है हड़प्पाई शिल्प उत्पादन विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो आइए इसमें देखते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाया गया है, इसी पॉइंट्स को डील करना है आपको इसके आंसर राइटिंग के दौरान। सबसे पहला एक उत्पादन की वस्तु, यानी शिल्प उत्पादन में कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी। तो मनके, आभूषण, मोहर, बाट,
खिलौने, चूड़ियाँ, करछियाँ, ये वस्तुएं ही शिल्प उत्पादन की मुख्य वस्तुएं थीं। शिल्प उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली वस्तु मतलब किन वस्तुओं के प्रयोग से ये मन के आभूषण इत्यादि बनाए जाते थे, इसको देखिए। तो शिल्प उत्पादन में कार्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही तांबा, कांसा, सोना जैसे धातुओं का और शंख, फयांस और पकी मिट्टी इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करके आभूषण, मुहरे, मनके इत्यादि बनाए जाते थे। अब विचार करते हैं शिल्प उत्पादन की तकनीक पर, मतलब किस शैली से, किस तरीके से बनाया जाता था, तकनीक कैसी थी, इसको देखते हैं। तो सेलखड़ी पत्थर को सांचे में ढालकर चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार मनके बनाए जाते थे। मतलब हमें ये समझ में आता है कि सांचे में ढाल करके वस्तुओं को विभिन्न आकार देने का ज्ञान हड़प्पा वासियों को था। सेलखड़ी चूँकि एक मुलायम पत्थर था तो इसे विभिन्न आकार देना आसान था। साथ ही कुछ मनके 2 या अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था तथा उनके ऊपर उत्कीर्णन या चित्रकारी किया गया था, यानी मनके बनाने के उपरांत उस पर में चित्रकारी भी किया जाता था। तो यह ज्ञान भी हड़प्पा वासियों को था। साथ ही पत्थरों को मनचाहे आकार देने के लिए पहले इसे अपरिष्कृत आकार में तोड़ा जाता था, फिर घिसाई, पॉलिश और छेद करके फाइनली मनके का स्वरूप दिया जाता था। और अंतिम बिंदु है शिल्प उत्पादन केंद्र, अर्थात ये शिल्प उत्पादन के कार्य कहाँ कहाँ होते थे। तो मुख्य रूप से चन्हुदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट और कुछ हद तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन के कार्य होते थे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बाद में इसलिए लिखा गया क्योंकि ये बड़े शहर थे, यहाँ मुख्य रूप से यही कार्य नहीं होते थे। लेकिन चन्हुदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट ये ऐसे स्थान हैं जो शिल्प उत्पादन के मुख्य केंद्र माने गए। तो इस प्रकार आज हम लोग ये 2 छोटे टॉपिक को कवर किए और दोनों प्रश्न उत्तर शैली में कवर किया गया है। तो आशा करता हूँ यह आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।